हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम। हमने कुछ दिन पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम जो दूसरा टेंस है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी वांट टू सी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब किया जाता है, व्हेन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रोग्रेसिव, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कोई कार्य जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, एनी एक्शन which is running at present time। ऐसा कोई कार्य जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ऐसा कोई कार्य जो प्रेजेंट टाइम में, ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो, ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो, उसे प्रकट करने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब ये मेरे बच्चों को पढ़ाने का जो काम है वो काम चल रहा है, अभी वर्तमान समय में वो काम जारी है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है। दे आर डूइंग होमवर्क। वे गृह कार्य कर रहे हैं, मतलब उनके अभी गृह कार्य करने का काम चल रहा है। इसके बाद में हम इसकी हिंदी पहचान देखेंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी पहचान की अगर हम बात करें तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहलाता है। जैसे मैं प्रश्न याद कर रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, वह खेल रहा है। तो हमने देखा कि यहां पर रहा है आ गया, रहे हैं आ गया, रहा हूं आ गया। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ऐसे अगर शब्द दिए हुए हैं तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहलाता है। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इस टेंस की तीन हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी। पहली है इज, दूसरी है एम और तीसरी है आर। इसका प्रयोग जो हम करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचनकर्ता के साथ, और एक वचनकर्ता के साथ में जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, सीता इत्यादि। दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम, और इस एम का जो प्रयोग होता है वो केवल आई के साथ में होता है। और तीसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर, और इस आर का जो हम यूज करते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल के अंदर क्या आएगा? वी, यू, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, एक्सेट्रा। फिर दोस्तों हम आगे फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो इस टेंस में जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। तो क्या इस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, सीता और कोई भी सिंगुलर नाम। इसके बाद में एम का प्रयोग हम आई के साथ में करते हैं, और आर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, वी, यू, दे, दिस, दोज, बॉयज, गर्ल्स एसेट्रा। फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे रूल्स, रूल्स एडिंग आईएनजी विथ वर्ब। वर्ब के साथ में आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा कि नियम नंबर पहला हमारा ये कहता है कि अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर ई है, और जब हम देखते हैं कि अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का लास्ट लेटर का मतलब होता है अंतिम अक्षर, इसको हम लास्ट लेटर कहते हैं। कोई वर्ब है और उसका अंतिम अक्षर लास्ट लेटर ई है, और हमें इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो आईएनजी जोड़ते समय दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा कि आईएनजी जोड़ते समय हम इस ई को हटा देंगे और इस ई को हटाकर हम आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे एक वर्ड है मूव, अब मुझे इसमें जोड़ना है आईएनजी, मूव, तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि इसका अंतिम अक्षर ई है, और जब मैं इसमें आईएनजी जोड़ूंगा तो इस ई को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा मूविंग। इसी तरह दूसरा शब्द है राइट, और उसमें मुझे जोड़ना है आईएनजी, तो यहां पर ये जो ई है ये ई हट जाएगा और हो जाएगा राइटिंग। इसी तरह एक नियम और है वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ने का। अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर जो है वो आई ई है, और उसमें मुझे आईएनजी जोड़ना है, तो मैं आईएनजी जोड़ते समय ये जो आई ई है इसको मैं हटा दूंगा, और हटाने के बाद मैं आईएनजी जोड़ूंगा। जैसे डाई के साथ में अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है तो मैं डी इस आई ई को हटा दूंगा और उसके स्थान पर मैं सीधा वाई कर दूंगा और मैं आईएनजी जोड़ दूंगा। ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। ये नियम ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ब है उसका अंतिम अक्षर आई ई है, और उसमें अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ते समय मैं इस आई ई को हटा दूंगा और आई ई को वाई में बदल दूंगा, फिर मैं आईएनजी जोड़ूंगा। जैसे लाई, और इस लाई में अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है तो एल आई ई का हो जाएगा वाई, और मैं फिर उसमें जोड़ दूंगा आईएनजी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले अगर सिंगल वोवेल है, कोई वर्ब है उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले अगर सिंगल वोवेल है और फिर मुझे आईएनजी जोड़ना है, तो मैं आईएनजी जोड़ते समय ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है इस कॉन्सोनेंट को मैं डबल कर दूंगा, और डबल करके हम आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे एक वर्ड है स्टॉप, और इस स्टॉप के अंदर मुझे आईएनजी जोड़ना है। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर पी जो है वो कॉन्सोनेंट है और पी के पहले ओ सिंगल वोवेल है, और जब मैं इसमें आईएनजी जोड़ूंगा तो उसका जो लास्ट लेटर है इस लेटर को मैं डबल कर दूंगा, पी को मैं एक बार और लिख दूंगा और फिर मैं उसमें आईएनजी जोड़ूंगा, तो ये स्टॉपिंग हो गया। इसी तरह पुट, और इसमें भी अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है तो ये अंतिम लास्ट लेटर जो है वो टी है और टी के पहले सिंगल वोवेल है, तो आईएनजी जोड़ते समय मैं लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पुटिंग। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है, अगर सिंगल वोवेल है तो हम लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा वोवेल हैं और अगर उसमें अगर मुझे आईएनजी जोड़नी है तो मैं लास्ट लेटर को डबल नहीं करूंगा। जैसे एक वर्ड है रीड, और इस रीड में मुझे जोड़ना है आईएनजी, तो दोस्तों यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के पहले जो वोवेल है वो एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा वोवेल है और उसमें अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है तो मैं लास्ट लेटर को डबल नहीं करूंगा और सीधा आईएनजी जोड़ दूंगा। जैसे कीप, और कीप के बाद में यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर जो लास्ट लेटर है वो पी है, पी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले दो वोवेल दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी मैं आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम थे जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर,
इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दोस्तों मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देंगे, इज एम आर का प्रयोग हमने आगे कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह दोस्तों हम अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखा। सबसे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस को लिखा। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोस्तों इसके बाद में अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात दोस्तों हमने कर ली। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में मैंने ये एक वाक्य को 4 तरह से बोर्ड पर लिखा है। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, ये सकारात्मक वाक्य है। मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूं, ये नकारात्मक वाक्य है। क्या मैं एक कहानी लिख रहा हूं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और क्या मैं एक कहानी नहीं लिख रहा हूं, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। दोस्तों हमें पता चल गया कि यहाँ पर रहा हूं आ गया, और रहा हूं आने से हमें पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आपको बता दी गई है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो ऐसे शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कहलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है और मैं को आई कहते हैं, और आपको पता ही है आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एम आएगी, आई एम। फिर लिखने को राइट कहते हैं। आपको पता है जब हम राइट के अंदर आई जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, आई एम राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। और दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं तो हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं कहानी लिख रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, एम आई राइटिंग ए स्टोरी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं तो एम आई नॉट राइटिंग ए स्टोरी, ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इन सभी वाक्यों के अंत में हम देखेंगे तो रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रही है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रही है, रहा हूं ऐसे शब्द आए। इससे हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम एक एक करके एग्जांपल बनाएंगे। वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वे को दे कहते हैं, दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले के अंदर आईएनजी लग जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो मैं कहूंगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम गृह कार्य कर रहे हैं, वी के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, फिर डू के साथ में एनजी लग जाएगा, वी आर डूइंग होमवर्क। हम गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग होमवर्क। क्या हम गृह कार्य कर रहे हैं, आर वी डूइंग होमवर्क। क्या हम गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, आर वी नॉट डूइंग होमवर्क। रमेश दूध पी रहा है, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग करेंगे, पीने को ड्रिंक कहते हैं, और ड्रिंक के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो रमेश इज ड्रिंकिंग मिल्क। रमेश दूध नहीं पी रहा है,
रमेश इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या रमेश दूध पी रहा है? इज रमेश ड्रिंकिंग मिल्क, क्या रमेश दूध नहीं पी रहा है? इज रमेश नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है? इज इट नॉट रेनिंग। हवा बह रही है, हवा को बोलेंगे एयर, इज बहने को बोलेंगे ब्लो, एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। हवा नहीं बह रही है, एयर इज नॉट ब्लोइंग, क्या हवा बह रही है? इज एयर ब्लोइंग, क्या हवा नहीं बह रही है? इज एयर नॉट ब्लोइंग। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो फादर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। फादर इज, पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड के अंदर आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। फादर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, फादर इज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्या पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? इज फादर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं? इज फादर नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। सुनीता फूल तोड़ रही है, तो सुनीता इज, तोड़ने को प्लग का प्रयोग करेंगे, प्लग के अंदर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सुनीता इज प्लकिंग फ्लावर्स, सुनीता फूल तोड़ रही है। सुनीता फूल नहीं तोड़ रही है, सुनीता इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, क्या सुनीता फूल तोड़ रही है? इज सुनीता प्लकिंग फ्लावर्स, क्या सुनीता फूल नहीं तोड़ रही है? इज सुनीता नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। वे पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर, उड़ाने को हम फ्लाई कहेंगे, फ्लाई के अंदर आईएनजी लग जाएगा। दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे हैं, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? आर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? आर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स। राधा गाना गा रही है, तो राधा के बाद में हम इसका प्रयोग करेंगे। गाने को सिंग कहते हैं और सिंग के अंदर आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना नहीं गा रही है, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा गाना गा रही है? इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा गाना नहीं गा रही है? इज राधा नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। दोस्तों अब हम इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। हमारे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो इसके लिए इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है, इसकी इंग्लिश में इसके यूजेस क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। सेंटेंस में इसका यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में टुडे, स्टिल, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, नॉन स्टॉप, राइट नाउ, इन दिस डेज, इन दिस वीक्स, इन दिस मंथ्स, इन दिस ईयर्स, ऐसे शब्द आ जाए तो दोस्तों वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। ही डस्टेड दिस, फॉर जयपुर। देखो दोस्तों ब्रैकेट में लिव दिया हुआ है और सेंटेंस के अंत में टुडे दिया हुआ है। टुडे जो है वो हम अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो टुडे जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर टुडे आने की वजह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इज और लिव का हो जाएगा लिविंग, ही इज लिविंग फॉर जयपुर टुडे। दूसरा है यहाँ पर ब्रैकेट में वॉच किया हुआ है और सेंटेंस के अंत में नाउ दिया हुआ है। नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, इसलिए नाउ आने से हमें पता चल गया कि सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो एम और वॉच के साथ में हो जाएगा वॉचिंग, आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। इसी तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में इन दिस डेज, इन दिस वीक्स, इन दिस मंथ्स और इन दिस ईयर्स आने से भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन दिस डेज आ गया है और इन दिस डेज आने से हमें पता चल गया कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे और इसके बाद में हो जाएगा शी इज लिविंग इन डूंगरपुर इन दिस डेज। इसी तरह से हमने इस टेंस के जो यूजेस हैं वो देखे। दोस्तों कभी कभी हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ शब्द जैसे आते हैं, जैसे लुक है, हियर है, लिसन है, ऐसी अगर कोई एडवर्ब दी हुई है, इंटरजेक्शन एडवर्ब जिसको कहते हैं, और यहाँ पर अगर इस तरह का मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है तो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे एग्जांपल है लुक,
अब यहाँ पर लुक आ गया, लुक के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, लुक हियर ऐसे अगर शब्द आ जाए, लिसन ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर भी हम, और इनके बाद में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ हो तो अगला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, लुक दे आर रनिंग देयर। दोस्तों इस तरह से आज हमने हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कर दिया। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शंस कहते हैं, और ये वो वर्ब्स होती हैं, देखिए दोस्तों वर्ब दो प्रकार की होती है। दोस्तों देखिए वर्ब दो प्रकार की होती है, एक एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब को ही हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं, और एक ऐसी वर्ब होती है जो स्टेटिक वर्ब होती है। दोस्तों ऐसी वर्ब जिनसे कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती हैं वो स्टेटिक वर्ब होती है, उसमें परसेप्शंस की कुछ वर्ब हो सकती है, मेंटल एटीट्यूड की कुछ वर्ब हो सकती है, पोजीशंस की कुछ वर्ब हो सकती है। अगर इस प्रकार की वर्ब दी हुई है तो फिर हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे प्ले एक एक्शन वर्ब है और इससे हमें पता चल रहा है कि इससे कोई काम हो रहा है। इट एक एक्शन वर्ब है, इससे हमें पता चल रहा है कि इससे कोई काम हो रहा है। इनको हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, तो हम इनको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी वर्ब होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब जो होती है उनसे कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। ये ज्ञानेंद्रियों को अनुभव कराने वाली कुछ क्रिया होती है जिसको हम वर्ब ऑफ परसेप्शंस कहते हैं। इसके बाद में मेंटल एटीट्यूड संबंधित कुछ वर्ब होती है, पोजीशन संबंधित कुछ वर्ब होती है, उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे सी, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर सी का अर्थ किसी को देखने से है, किसी की जांच करने से है, तो उस कंडीशन में हम इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे सी है, लव है, हेट है, ये ऐसी कई सारी वर्ब है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे आई लव माय कंट्री, आई एम लविंग माय कंट्री। दोस्तों मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लव वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, और एक्शन वर्ब नहीं होने की वजह से मैं इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। तो मैं आई लव माय कंट्री ऐसा ही मुझे लिखना होगा, आई एम लविंग माय कंट्री ऐसा मैं नहीं लिख सकता। तो दोस्तों ये हमें कुछ एक्शन वर्ब और डायनेमिक वर्ब के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब है वो हमेशा नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है, हम उनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोस्तों ये आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।